क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज़ 8 को कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंतर्गत आज आपको हम आर्टिकल 13 को बताएंगे। जो मैंने कल के वीडियो में जो सीरीज़ 7 था उसमें मैं आपको आर्टिकल 12 बता रहा था, जिसके अंतर्गत मैं आपको बता रहा था स्टेट किसको कहेंगे और किस किस को स्टेट माना गया है। वो स्टेट टर्म आपको आर्टिकल 13 में भी देखने को मिलेंगे। आप देखना इसको कि आर्टिकल 13 क्या कहता है। आप उस आर्टिकल 12 से इसको रिलेशन करके अगर पढ़ोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। तो वो वीडियो का अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपका उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 को समझाने का कोशिश करेंगे, जो क्या बताता है लॉ इंक्लूड्स, या फिर आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या कह रहा है, लॉ इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स। कोई ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट्स जो हमारा मौलिक अधिकार है उसके विपरीत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे स्टेट ने किसी प्रकार का कोई कानून बना दिया, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि वह कानून किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, उसके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कानून बना दिया गया स्टेट, तो वो क्या माना जाएगा, नल एंड वॉइड माना जाएगा। वही अंडर आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो आप इसको देखिए क्या कह रहा है, इसमें 3 क्लाउज है आर्टिकल 13 में। तो आर्टिकल 13 का क्लाउज 1 क्या कह रहा है, आर्टिकल 13 क्लाउज 1 डिक्लेयर्स दैट ऑल इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of the constitution shall be void to extent to which they are inconsistent with the provision of part 3 of the constitution। आर्टिकल 13 का क्लाउज 1 क्या कहता है, जितने भी कानून भारत में पास हुए, ठीक, जब संविधान हमारा भारत में इनफोर्स में आया तब जो पार्ट 3 के अंदर है, तो वो कानून क्या माने जाएंगे, अगर वो फंडामेंटल राइट को के इनकंसिस्टेंट है, उसके विपरीत है, उसका फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो वो क्या माना जाएगा, नल एंड वॉइड माना जाएगा, मतलब उसको शून्य माना जाएगा। ठीक। आर्टिकल 13 का क्लास 2 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 13 क्लास 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक अवे एवरेज द फंडामेंटल राइट्स कन्फर्स बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आपको मैंने आर्टिकल 12 में कल बताया था ना स्टेट टर्म, तो ये आर्टिकल 13 के क्लास 2 में आप देखिए आपको यहाँ स्टेट टर्म दिख रहा है। तो स्टेट टर्म, स्टेट मतलब क्यों, क्योंकि अगर किसी इंस्टीट्यूशन या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम स्टेट का दर्जा नहीं देंगे तो वो कानून कैसे बनाएगा, कानून तो स्टेट ही बनाएगा ना, चाहे वो यूनियन हो, चाहे फिर स्टेट हो, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जिसको कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो कोई भी स्टेट यहाँ पे कुछ ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है, वायलेट कर रहा है और उसके विपरीत जाके कानून बना रहा है। ये क्या आर्टिकल 13 का क्लास 2 ये कह रहा है। ठीक है। आर्टिकल 13 का क्लास 3 क्या कहता है, देखिए लॉ इंक्लूड्स। ठीक है, लॉ इंक्लूड्स कल हमने आर्टिकल 12 में भी पढ़ा था लॉ इंक्लूड्स क्या क्या होंगे, लेकिन आर्टिकल 13 के क्लास 3 में हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। ये जितने भी पॉइंट्स आपने देखे अंडर आर्टिकल 13 के क्लास 3 में, रूल रेगुलेशन जो भी होगा सबको क्या माना जाएगा, लॉ माना जाएगा। क्यों, दस नॉट ओनली द लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट, कोई ऐसा कानून नहीं कि जो सिर्फ लेजिस्लेटिव के द्वारा ही बनाया जा रहा है, बट एनीथिंग मेंशन हेयर बी चैलेंज एज इन्फ्रिंजिंग ए फंडामेंटल राइट्स। ये जितने भी आपने लॉ के पॉइंट्स आपने देखे, रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन, अगर बन रहा है वो अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को अगर इन्फ्रिंज कर रहा है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, अंडर आर्टिकल 13 इसको क्या कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। ठीक है। अब आर्टिकल 13 के ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये देख लेते हैं। तो क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर्टिकल 13 इज टू सिक्योर द पैरामाउंटेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली विथ रिगार्ड टू द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव यही है कि क्या कर रहा है, ये सिक्योर कर रहा है और प्रोटेक्शन कर रहा है किसका, फंडामेंटल राइट्स का, ताकि कोई स्टेट कोई कानून बना करके किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज ना करे। ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पे पॉइंट दिख रहा होगा आपको, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अंडर आर्टिकल 13 इन फैक्ट प्रोवाइड जुडिशियल रिव्यू ऑफ ऑल लेजिस्लेशन इन इंडिया past as well as future. This power has been conferred on the High Court and Supreme Court under Article 226 हाई कोर्ट का पावर है, और आर्टिकल 32
सुप्रीम कोर्ट का पावर है विच कैन डिक्लेयर ए लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ इट इज इनकॉन्स्टिट्यूएंट विद एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये क्या है, अंडर आर्टिकल 13 क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को क्या जुडिशियल रिव्यू का पावर भी दे रहा है। अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को अगर इन्फ्रिंज कर दिया गया तो वो अगर हाई कोर्ट में जाकर के रीट फाइल करेगा तो उसको 226 के तहत जाकर के हाई कोर्ट में रीट फाइल करना पड़ेगा। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है तो आर्टिकल 32 के तहत वो जाकर के रीट फाइल करेगा। और ये दोनों आर्टिकल्स जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को किस चीज़ का पावर दे रहा है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, अगर किसी स्टेट ने कोई कानून बनाया, अगर वो कानून किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगी, कंसीडर करेगी और उसको क्या करेगी, नल एंड वॉइड कर देगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नोट में आपको दो चीज दिख रहा होगा, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन के 13 तो आपको कहीं कहीं पे टर्म दिखेंगे, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। इसका कहने का यह मतलब है, आर्टिकल 13 ये भी कहता है कि संविधान बनने से पहले कुछ कानून थे भारत में, वो भी लागू किया गया, या संविधान बनने के बाद कोई भी कानून अगर बना, ये दोनों टर्म कंडीशन में अगर कोई कानून किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो वो उसको क्या कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये दो टर्म का आप ध्यान रखना। अब देखते हैं आर्टिकल 13 नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इन इफेक्ट्स। आर्टिकल 13 क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स का नहीं है, इसका क्या इफेक्ट्स है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स है। देखिए क्या कहता है, अंडर आर्टिकल 13 क्लास 1 इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर, ऑल प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट विल बिकम वॉइड। जितने कानून होंगे जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तहत कोई भी कानून अगर बना तो उसको क्या कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू होने के बाद, दे आर नॉट वाइड एब इनिशियो। ठीक, वो क्या, वाइड एब इनिशियो, दे आर नॉट वाइड एब इनिशियो। शुरू से क्या है वो वाइड एब इनिशियो नहीं है। वाइड एब इनिशियो का मतलब हुआ फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्टिंग से। सच इनकंसिस्टेंट लॉ इज नॉट वाइप्ड आउट सो फार एज द पास्ट एक्ट आर कनेक्टेड। देखिए क्या कह रहा है, ए डिक्लेरेशन ऑफ इनवैलिडिटी बाय द कोर्ट्स विल, ये किस पे निर्भर करता है, कोर्ट की इच्छा पर निर्भर करता है, वो उसको क्या करेंगे, इनवैलिड कर देंगे। हाउएवर बी नेसेसरी टू मेक लॉज इनवैलिड, हालांकि ज़रूरत है कि उस लॉ को क्या कर दिया जाए, इनवैलिड कर दिया जाए, अगर वो कानून किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है तो। ठीक, अब कुछ केस लॉज है उसको देख लेते हैं। ये केस लॉ देखिए क्या कर रहा है, केशवा माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बम्बई। ये केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट, देखिए द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस ऑब्जर्व दैट, सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या ऑब्जर्व किया, देयर इज नो फंडामेंटल राइट दैट ए पर्सन शैल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड एंड punished फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स सो फार एज द पास्ट एक्ट आर कंसर्न, द लॉ एग्जिस्ट नॉट विथ स्टैंडिंग दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फ्यूचर एक्सरसाइज ऑफ द फंडामेंटल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही, तो इस केस को आप याद रखना, ये केस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या कहते हैं, आप देख लीजिए, आप जब आर्टिकल 13 पढ़ेंगे ना, इसमें आपको कुछ डॉक्ट्रिन्स मिलेंगे, 3-4 डॉक्ट्रिन्स है जो आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ये एग्जाम्स क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे MCQ क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। देखिए इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। व्हेन ए पार्ट ऑफ ए स्टैट्यूट इज डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल देन क्वेश्चन, जब किसी स्टैट्यूट्स के पार्ट को डिक्लेयर कर दिया जाता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तब एक सवाल आता है, क्या सवाल आ रहा है, देन ए क्वेश्चन अराइजेज वेयर द होल ऑफ द स्टैट्यूट इज टू बी डिक्लेयर वॉइड और ओनली डेट पार्ट विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल शुड बी डिक्लेयर एज सच। तो कहने का मतलब कि कोई पार्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन का किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को अगर इन्फ्रिंज कर रहा है तो क्या सिर्फ उसी पार्ट को क्या किया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, या फिर पूरे कानून को। ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में कहा जाता है। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम द सुप्रीम कोर्ट हैज डिवाइड द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और सेपरेबिलिटी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करते हुए क्या किया उन्होंने, दिस डॉक्ट्रिन मीन्स दैट इफ एन ऑफेंडिंग पार्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम दी विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोई ऑफेंडिंग पार्ट है जो किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है, वॉलेट कर रहा है, एवरेज कर रहा है, तो उसको जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया गया, देन ओनली दैट पार्ट विच इज ऑफेंडिंग इज टू बी डिक्लेयर एज वाइड एंड नॉट द इंटायर इंस्टीट्यूट्स। जो पार्ट किसी व्यक्ति का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, वॉलेट कर रहा है, उस पार्ट को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। बाकी जितने भी जो पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के होंगे वो एज इट इज रहेगा। ठीक, ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में कहा गया।
इसके अंतर्गत एक केस लॉ है, वो देखिए AK गोपालन का, AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें क्या कहा देखिए, द सुप्रीम कोर्ट वाइल डिक्लेयरिंग सेक्शन 14 ऑफ द प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट 1950 एज अल्ट्रा वायरस। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ये जो क्या बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 का है, इसके अंतर्गत इन्होंने सेक्शन 14 को डील करते हुए बताया, उसको क्या बताया, अल्ट्रा वायरस बताया। अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द पावर। उन्होंने ऑब्जर्व क्या क्या बताया, द इम्पुग्नेंट एक्ट इज माइनस दिस सेक्शन कैन रिमेन अनइफेक्टेड। उस सेक्शन को क्या कर दिया गया, अनइफेक्टेड कर दिया गया। द ओमिशन ऑफ दिस सेक्शन विल नॉट चेंज द नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन। जिस सेक्शन को हटा दिया गया, वो जो स्टैट्यूट्स के स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, किसी प्रकार चेंजेस नहीं ला रहा है। उस पार्ट को सिर्फ हटा दिया गया, उस सेक्शन को क्या ओमिशन कर दिया गया और उसको वॉइड कर दिया गया। और क्या कहा गया, देयरफॉर द डिसीजन दैट सेक्शन 14 इज अल्ट्रा वायरस डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द रेस्ट ऑफ दिस एक्ट। ठीक, सेक्शन 14 क्या है, अल्ट्रा वायरस है, और क्या करता है, ये पूरे एक्ट को इफेक्ट नहीं करेगा, बाकी का एक्ट जो है वो वैलिड रहेगा। ठीक, सिमिलरली ये आपको इस केस से में कहा गया था, बॉम्बे वर्सेस क्या बोलते हैं बक्सारा का केस है, इस केस को भी आप याद रखिएगा। सिमिलर थिंग इसमें कहा गया था। एक रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें आप ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया था कि मान लीजिए कोई लॉ है, वो पूरा का पूरा लॉ किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, तो क्या किया जाए। अगर दोनों पार्ट को अगर अलग नहीं किया जाएगा, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरे पार्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में कहा गया था। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है, इस डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है वो देखते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ए लॉ विच वायलेट फंडामेंटल राइट इज नॉट नलिटी ऑफ बट बिकम ओनली अनफोर्सिबल इज डेट रिमेन इन मॉर्बिड कंडीशन। इस डॉक्ट्रिन का कहने का क्या मतलब है कि कोई लॉ है जो क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उसको नलिटी कर देंगे, है ना, अनफोर्सिबल कर देंगे, उसको एक साइड कर देके रख देंगे। ठीक, और क्या कह रहा है, इट इज अवर शेडोड बाय द फंडामेंटल राइट्स एंड रिमेन डोरमेंट। जो पार्ट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, उसको इन्फ्रिंजमेंट पहुंचा रहा है, उसके राइट्स को नुकसानी पहुंचा रहा है, फंडामेंटल राइट्स को, उस पार्ट्स को क्या कर दिया जाएगा, ओवरसीडो कर दिया जाएगा, ढक दिया जाएगा, डोरमेंट कर दिया जाएगा, मतलब उसको अस्तित्व में नहीं रखा जाएगा। बट इट इज नॉट डेड, उसको क्या कर दिया जाएगा, डेड नहीं कर दिया जाएगा प्रॉपर्ली। ठीक, जिस पार्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज किया, उस पार्ट को क्या कर दिया जाएगा, ओवर शेडो कर दिया जाएगा, उसको ढक दिया जाएगा। बाकी प्रॉपर जो दूसरा पार्ट होगा वो एज इट इज रहेगा। सच लॉ आर नॉट वाइप्ड आउट फ्रॉम द स्टैट्यूट्स बुक। पूरे किताब को ही नहीं खत्म कर दिया जाएगा। वो जो पार्ट था, वो जो लॉ था फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा था, सिर्फ उस पार्ट को ही क्या कर दिया जाएगा, ओवर शेडो कर दिया जाएगा, मतलब उसको ढक दिया जाएगा। ये विकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैम्बी के केस में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ये क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स से रिलेटेड केस लॉ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर। इसमें एक सवाल है, कहा पूछा गया, कैन ए सिटीजन वेव हिज फंडामेंटल राइट्स। क्या कोई नागरिक अपना मौलिक अधिकार को छोड़ सकता है क्या। ठीक, तो ऐसा नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति फंडामेंटल राइट्स को छोड़ नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना, राइट टू लाइफ है, तो क्या राइट टू डाई हो सकता है क्या। आपको जीने का अधिकार है, लेकिन आपको संविधान बढ़ने का अधिकार नहीं देता। ठीक, वेव करने का मतलब छोड़ देना। देखिए डॉक्ट्रिन क्या कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, द डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर हैज नो एप्लीकेशन टू द प्रोविजन ऑफ लॉ इंश्योर इन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज नॉट ओपन टू एन एक्यूज पर्सन टू वेव ऑफ गिव अप हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड गेट कन्विक्टेड। ये किसी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं देता है कि आप अपना संवैधानिक अधिकार छोड़ दो और क्या करे, खुद को गिल्टी पहुंचा लो, है ना, आप खुद को सजा दिलवा लो। ऐसा आप नहीं कर सकते, आप अपने फंडामेंटल राइट को वेव नहीं कर सकते। ये डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर में कहा गया। इसके अंदर एक केस लॉ है, वो देख लीजिए, बसेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर का ये केस लॉ है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर से रिलेटेड आप याद रखिएगा। एक और है डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द वेल। ये भी एक डॉक्ट्रिन है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, जब क्या बोलते हैं कि कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास कोई लॉ जाता है कि क्या इस लॉ में वाकई में किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज किया, वायलेट किया है, तो इस डॉक्ट्रिन के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करती है, उस लॉ को टेस्ट करती है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को टेस्ट करती है और देखती है क्या, टू असर्टेन इट्स ट्रू मीनिंग, कि क्या इस लॉ में ट्रू मीनिंग दिया गया नहीं दिया, उसको निर्धारित करते, तय करते हैं, उसके कैरेक्टर को देखते हैं,
उसके इम्पैक्ट को देखते हैं, और सच एज हिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेशन, पर्पस, मिस्चिफ, रेमेडी एक्सेट्रा, ये सारे पॉइंट्स को क्या करते हैं, वो चेक करते हैं उसके वैलिडिटी को, तब उस लॉ को चाहे उसको नल करे, वाइड करे, या फिर उसको वाइड ना करे। इस डॉक्ट्रिन के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उस लॉ को टेस्ट करती है। ठीक है, अब आपको मैंने ये इस वीडियो के माध्यम से आर्टिकल 13 को पॉइंट टू पॉइंट मैंने बताया। ठीक है, अगर आप क्या बोलते हैं कि हमारे और पूरे सीरीज को देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के 1 to 7 तक जितने क्या सीरीज बने हुए उसको आप देखे जा कर के। लेकिन हमारे चैनल में जो भी कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ आप जब टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर इन लॉ क्लासेस।